हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि 24 जुलाई को आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होना है और उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजर सब्जेक्ट आपको लगता है वो है ग्रामीण परिवेश। कौन-सा? ग्रामीण परिवेश। ठीक है, मैंने बहुत सारे लेक्चर आपको उसमें प्रोवाइड करवाए हैं, पर आजकल कुछ बहुत ज़्यादा व्यस्तता मुझे है, बहुत ज़्यादा बिज़नेस है, इसलिए मैं और भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहा था, पर वो हो नहीं पा रहे हैं। पर जैसा मैंने वादा किया था कि एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊँगा टॉपिक वाइज़। तो ये इन चीज़ों की हम शुरुआत कर रहे हैं, हालाँकि वीडियो मैं छोटी-छोटी रखूँगा और पार्ट में आपको करवाऊँगा ये सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें पार्ट में करनी है। एक वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, एक कल मॉर्निंग में आपको मैं दूँगा। ठीक है? इसी तरह हम टॉपिक को कवर करते रहेंगे। आज पहला टॉपिक है हमारा ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो-जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? जहाँ से भी क्वेश्चन ला सकता था मैं, वहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इस समय आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है, वो पूरी तरह से रनिंग मोड में है। तो आपको बस केवल देखना है, समझना है, जहाँ-जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, वहाँ-वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, नहीं तो आप देखिए और समझिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, मैं एक बार ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एग्ज़ाम आपको 24 जुलाई को ही मान के चलना है, किसी भी अन्य डाउट में नहीं रहना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइज़ेशन की विशेषता नहीं है? है ना? सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ना, सामाजिक गत्यात्मकता और सामाजिक संरचना में बदलाव। ठीक है? तो देखो, जब मॉडर्नाइज़ होती हैं चीज़ें, तो क्या होता है, जो समाज में विभेदीकरण होता है, मतलब कि मतलब एक विभेद होना, वो चीज़ नहीं होती है, समाज में एकजुटता आती है। तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है? परंपरावाद का बढ़ना, नहीं। जो इस तरह की रूढ़िवादिता होती हैं, है ना? वो चीज़ें खत्म होती हैं, वो बढ़ती नहीं हैं। तो आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, परंपरावाद का बढ़ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक गत्यात्मकता, मतलब समाज में क्या होता है, संबंधों में, समाज में गति आती है और सामाजिक जो संरचना, पूरा ढांचा होता है, उसमें बदलाव आता है जब मॉडर्नाइज़ेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण यानी कि जो पश्चिमीकरण हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? आजकल आप देख रहे हैं कि मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, मॉडर्नाइज़ेशन को ही एक तरह से बोला जा रहा है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कल्चर हैं, हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसका क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे पड़ रहा है, तो उसको देखना ज़रूरी है। देखो, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है, बिल्कुल सुधार हो रहा है, क्योंकि स्त्रियाँ क्या है कि उनको पहले मतदान का अधिकार मिला, फिर उनको बाहर जाके जॉब करने का अधिकार मिला, अपने लिए स्टैंड करने का अधिकार मिला, वो पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, जो भी काम करना चाहें, वो हर फील्ड में आगे आ रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जाति प्रथा में परिवर्तन आया है, बिल्कुल जाति प्रथा की जो रूढ़ियाँ थी, वो धीरे-धीरे अब विच्छिन्न हो रही हैं, ये चीज़ है। और रोज़गार के विविध अवसर अब पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर देखो जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वो पूर्वी जो विश्व है, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, उससे तो मतलब कुछ साल आगे ही चल रहा है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी, नई-नई चीज़ें इजाद हो रही हैं। तो क्योंकि यहाँ का रुझान वहाँ पे बन रहा है, तो रोज़गार के विविध अवसर भी आ रहे हैं। तो ये सभी उसके सकारात्मक प्रभाव हो जाएँगे। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन-सी प्रवृत्ति कम हुई है? यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे पड़ रहा है, उसकी वजह से विवाह की कौन-सी जो नेचर है, वो इंडिया में कम हो गई है। तो विधवा पुनर्विवाह, देखो पहले विधवाओं के पुनर्विवाह होते ही नहीं थे, तो ये होने लगे हैं। प्रेम विवाह खूब दबा के हो रहे हैं, तुम्हारे मन में चल रहा होगा मैं लेखपाल बन जाऊँगा, तो भाई साहब उस लड़की को पसंद कर रखा है, उसके पापा से जाके उसका हाथ माँग लूँगा, ये भी है। एक अंतरजातीय विवाह, जो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इनको भी बढ़ावा मिला है। बट जो चीज़ कम हुई है, वो हुआ है चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह होते हैं, इनमें बहुत हद तक कमी आई है और पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ है, पर ये बहुत हद तक कमी आई है, तो यही आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? इन चारों में से जो संस्कृतिकरण हो रहा है ना? उसका भारतीय समाज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। संस्कृतिकरण एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको बताऊँ। संस्कृतिकरण का मतलब ये होता है कि समाज में देखो 2 तबके होते हैं, ठीक है? एक तो ऊपर उच्च वर्ग होता है, प्रतिष्ठित वर्ग होता है, जो मतलब रुपया पैसा वाला, मोटे रुपया पैसे वाला, सेठ, साहूकार, लाला, बिज़नेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो होता है। और एक होता है निचला तबका, जो बस कमा रहा है, खा रहा है,
तो जब निचला तबका क्या काम करता है, इस ऊपर के तबके की नकल करता है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण कहलाती है। तो इस संस्कृतिकरण का भारत के समाज पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा नहीं है, वो चीज एक मैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा होता है, ये तो होता है। सामाजिक स्तरीकरण में सुधार होता है, बिल्कुल। जब निचला वर्ग ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तो समाज में जो स्तर बने हुए हैं, जो स्टेजेस बने हुए हैं, जो स्टेटस सिंबल बने हुए हैं, उनमें क्या होती है? समानता आती है, सुधार की तरफ वो चीजें होती हैं। उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ेगा, ये गलत हो जाएगा, यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। और प्रतिष्ठा के स्वरूप में भी बदलाव आता है, ये चीज है। अगला हमारा प्रश्न है, सरकार द्वारा किए गए वो कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है ना? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है, तो इसमें आपका आरक्षण की सुविधा, भूमि सुधार, मताधिकार, ये सभी। तो कौन सा आ जाएगा? देखो, आरक्षण की व्यवस्था हुई है, तो जो निचला तबका है उसको ऊपर जाने के लिए कुछ मतलब क्या मिले? अवसर मिले। भूमि सुधार हुए हैं, तो भूमि सुधार में क्या हुआ है? भूमि सुधारों में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी, तो जमींदारों के पास जो सैकड़ों बीघे भूमि होती थी और उनमें काश्तकार काम करते थे मजदूरों की तरह। तो भूमि सुधार हुए, तो क्या हुआ? जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई, तो जो काश्तकार थे उनको भी भूमि का मालिकाना हक दिया गया। तो देखो, उसमें भी फायदा हुआ। और जो मताधिकार दिया गया, इससे भी मतलब कि ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, अभी हमने पढ़ा क्या? संस्कृतिकरण उसको कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, उनके टूटने का, उनके विघटन का कारण नहीं है? देखो, आमतौर पर क्या चीजें देखी जाती हैं? दो तरह की फैमिलीज मुख्यतः देखी जाती हैं भारत में। एक तो संयुक्त परिवार, मतलब कि दो तीन पीढ़ियां एक साथ मिलकर रह रही होती हैं, बाबा जी होते हैं, ठीक है, बाबा जी के बच्चे, चाचा ताऊ वगैरह सब एक साथ रहते हैं और उनके बच्चे एक साथ रह रहे होते हैं। और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, जिनको एकल परिवार कहते हैं, कि मुखिया होता है, उसकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। तो भारत में जो परंपरा है वो ग्रामीण परंपरा में संयुक्त परिवार का ही प्रचलन ज्यादा है। परंतु अब क्या हो रहा है? संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उनके कारण इनमें से कौन नहीं है? तो व्यक्तिवाद कारण है। आदमी क्या कर रहा है? अपने अपने अब सेल्फ सेंट्रिक हो रहा है, अपने अपने बारे में सोच रहा है, तो ये बात है। शिक्षा का प्रसार, देखो जैसे शिक्षा बढ़ रही है, तो उस शिक्षा को पाने के लिए अब सबसे पहले गांव में से यदि आदमी शहर की तरफ निकल के भागता है, तो उसके पास सबसे मेजर रीजन होता है कि यार बच्चों की पढ़ाई मुझे ठीक से करवानी है। तो शिक्षा का प्रसार, इसका मतलब क्या है आपका? कारण व्यक्तिवाद है, ये शिक्षा का प्रसार भी कारण है। सामान्य धार्मिक कर्तव्य, देखो धार्मिक कर्तव्य का परिवारों के टूटने से कोई मतलब नहीं है, तो ये एक कारण नहीं है। और पश्चिमीकरण भी एक कारण है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वहां पर न्यूक्लियर फैमिली ही सब रह रही हैं। वो एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, वो रहते हैं कि आजकल इस चीज को बहुत गरिमामय माना जाने लगा है कि भाई बच्चों की शादी हुई, उनको अलग कर दो, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो ये है, इसमें सामान्य धार्मिक कर्तव्य जो है वो इस चीज में बाधा नहीं है, वो उनके विघटन का कारण नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाय भाग संयुक्त परिवार। देखो, संयुक्त परिवार जो होते हैं उसमें बहुत सारी परंपरा है ना? पितृवंशीय परिवार होते हैं, मातृवंशीय परिवार होते हैं। एक परंपरा क्या है? असम और बंगाल में एक परंपरा है, दाय भाग संयुक्त परिवार, है ना? दाय भाग संयुक्त परिवार में सबसे मेजर पॉइंट ये होता है कि जो बाप की संपत्ति होती है, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, उस पर पुत्र का अधिकार पिता के मरने के बाद ही होता है। ठीक है, जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उस अधिकार को वो मांग सकता है। ठीक है, अब उस अधिकार को वो मांगेगा पिता की मृत्यु के बाद। अब आपने देखा होगा, सामान्यतः पिता के रहते रहते ही वो जमीन का बंटवारा कर देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। परंतु दाय भाग संयुक्त परिवारों में ये परंपरा नहीं है, और ये बंगाल और असम में पाई जाती है, तो बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार है? वंश की बात जहां होती है, सत्ता की बात जहां होती है, स्थान की बात जहां होती है, इन आधारों पर संयुक्त परिवार का कौन सा प्रकार है? तो पितृवंशी जो परंपरा परिवार होते हैं, मतलब कि जहां पर कर्ता धर्ता पुरुष होता है, पितृसत्तात्मक सोच होती है, वहां पर क्या रहता है? आपका पितृवंशीय परंपरा रहता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? यानी कि जो जॉइंट फैमिली है
उसका गुण नहीं है। देखो, इसमें आपका क्या हो जाएगा, विशाल आकार ये गुण होता है या उसका विशेषता है। साझा संपत्ति जो जमीन जायदाद होती है वो सब साझा रहती है। नातेदारी व्यवस्था की कमी ये बिल्कुल अलग है, ये नहीं। देखो, नातेदारी मतलब रिश्तेदारी, इस व्यवस्था की कमी नहीं, व्यवस्था की कमी नहीं होती है, भरमार होती है। खूब रिश्ते निभाए जाते हैं। यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं, ठीक है, इधर दादी हैं, फिर उनके बच्चे हैं, एक पुत्र है, दूसरा पुत्र है, तीसरा पुत्र है, चौथा पुत्र है, ये है। फिर उनके भी क्या है, उनकी पत्नियां हैं उनके साथ में, उनकी पत्नियां हैं, उनके फिर क्या है, उनके बच्चे हैं, दो दो तीन तीन। तो ये पूरा का पूरा नातेदारी वाला सिस्टम होता है। तो नातेदारी व्यवस्था होती है और सामूहिक एकता भी होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नातेदारी व्यवस्था की कमी। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है ना। ग्रामीण परिवारों में यदि परिवर्तन होता है तो कौन सा कारण उसमें कारक नहीं, जिम्मेदार कोई नहीं होता। देखो, नगरीकरण होता है, शहरों की तरफ लोग जाते हैं तो ग्रामीण परिवारों में उनका फर्क पड़ता है। पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, जबकि स्थायी जो जीवन है वो उससे इलॉजिकल है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो स्थायी जीवन इसका कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। डायरेक्टली आपको याद रखना है, बैकोफन। क्या याद रखना है, बैकोफन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है ना। तो रक्त संबंधों का बंधन होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन होते हैं सारे के सारे परिवार में, ये विशेषता है। समाजीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। समाज में समाज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो फैमिली ही होती है, वो परिवार ही होता है, ठीक है। तीसरा है, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, ये गलत है, ठीक है। यही क्या है, यही अपना ऑप्शन हो जाएगा कि ये विशेषता नहीं है। सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन होता है, ना कि अप्रभावी साधन होता है। और भावनात्मक लगाव तो परिवार में होता ही है, ठीक है। लड़ाई हो जाती है, ठीक है, चिंटू मिंटू की लड़ाई हो जाती है, फिर 2 मिनट में ठीक हो जाती हैं चीजें, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है, ठीक है। यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति। देखो, परिवार में जब शादियां होती हैं तो उसका सबसे मेजर रीजन यही रहता है कि भाई वंश वंश परंपरा चले। आदमी यही सोचता है कि भाई मेरा वंश रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और वंश अगर चलाना है तो उसके लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने हैं, यौन संबंध बनाने हैं, इसीलिए आपने देखा होगा गोत्र इत्यादि बहुत सब चीजों का, सरनेम वगैरह का विचार करके लोग भारतीय समाज में विवाह इत्यादि की परंपरा करते हैं। तो इसमें से परिवार का कार्य या उसके संबंध में सत्य है। तो परिवारों में क्या रहता है, यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति होती है। सामाजिक मान्यताओं को सामाजिक जो प्रथाएं हैं उनको मान्यता प्रदान की जाती है, ये सही है। नवजात शिशुओं की देखभाल होती है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही लक्षण, ये तीनों ही बातें परिवार के संबंध में आपकी सत्य हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ एवं वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन। देखो, जब क्या होता है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो शिशु रहता है, ठीक है, शिशु रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो तरुण हो जाता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, फिर किशोर हो जाता है, ठीक है, किशोर तरुण एक साथ ही आप ले सकते हैं। फिर युवा हो जाता है, युवा हो जाने के बाद क्या हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, 40-45 की उम्र में प्रौढ़ हो जाता है, अधेड़ कहते हैं। और उसके बाद वृद्ध हो जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम चला हुआ है, ये किस टाइप का परिवर्तन है, समरैखिक है, उतार चढ़ावदार है, चक्रीय है, समानुपाती है। तो दोस्तों ये क्या है, चक्रीय परिवर्तन है, ऐसा चलता रहता है परिवार में, ऐसा चलता रहता है। तो ये एक प्रकार का चक्रीय परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है। समाज में जो आर्थिक जगत है तथा जनसंख्या के क्षेत्र में, यानी कि समाज में जो इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, रुपये पैसे संबंधी चेंजेस आ रहे हैं, जनसंख्या के संबंध में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को कैसा परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। तो ये होते हैं उतार चढ़ावदार, है ना, कि आज मतलब पैसा आर्थिक संपन्नता समाज में आ गई, उसके बाद डाउन हो गया है। जनसंख्या क्या होती है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी एकदम से फिर घटने लगती है। हालांकि जनसंख्या बढ़ती ही है, परंतु कभी कभी ये घटती भी है। जैसे 1920 के जो दशक था, उस समय में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी तो उसमें बहुत बड़ी मतलब भारी कमी देखी गई थी जनसंख्या वृद्धि में। तो ये सब चीजें हैं, तो उतार चढ़ावदार परिवर्तन ही माना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब होता है कि उसको बताने वाला, उसको दर्शाने वाला, इनमें से कौन सा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? तो ये चीज अपने को देखनी है। समरैखिक परिवर्तन, समतल परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन या चक्रीय परिवर्तन। तो इसमें हो जाएगा आपका समतल परिवर्तन। समतल परिवर्तन इसका प्रतिमान नहीं है। समरैखिक और उतार चढ़ावदार, चक्रीय परिवर्तन, ये सब चीजें सामाजिक परिवर्तन में रहती ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? यानी कि सामाजिक परिवर्तन करने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार नहीं है, वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पे देखनी है। तो राजनीतिक कारक जो होते हैं, जो राजनीतिक कारक होते हैं, पॉलिटिकल जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो प्रभावी रहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी समाज में परिवर्तन लाती है। सामाजिक गतिशीलता का कोई सीधा परिवर्तन, सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से नहीं है। मनोवैज्ञानिक चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, ये भी कारण है। तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता का कोई ज्यादा प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पे नहीं देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? तो अंतरजातीय विवाह भी होता है, प्रेम विवाह भी होता है, सामाजिक विघटन भी होता है। तो सामाजिक परिवर्तन में जो आर्थिक कारक होते हैं, उन्हीं की वजह से सब चीजें होती हैं। समाज में विघटन भी होता है, प्रेम विवाह वगैरह सब चीजें चल, रुपये पैसा हो जाता है आदमी के पास, तो अपने आप को तीसमार का मानने लगता है, समाज की परंपराओं को तोड़ने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, अंतरजातीय विवाह वगैरह होता है। तो ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान-पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? यानी कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, लोग घर को बना रहे हैं, ठीक है, उनका खाना-पीना कैसा है, वो किस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, ये किस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैविक कारक नहीं, जननांकीय कारक नहीं, प्रौद्योगिकी कारक नहीं, इंपॉर्टेंट ये है भौगोलिक कारक। आप कैसे एरिया में रह रहे हो? आप समतल एरिया में रह रहे हो तो उसके हिसाब से मकान बनाओगे। आप पहाड़ी एरिया में रह रहे होगे तो उसके हिसाब से मकान बनाओगे। आप पठारी एरिया में रह रहे होगे तो उसके हिसाब से मकान बनाओगे, ठीक है। तो भौगोलिक कारक, आप पहाड़ों में रह रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा वहां खाने पीने की क्या चीजें मिल रही हैं। वहां पे आप ज्यादा चीजें उगा नहीं सकते, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप मांस खाओगे, आप थोड़ा बहुत कुछ चीजें उगा लोगे तो उससे काम चल जाएगा। मैदानी क्षेत्र में क्या रहता है कि सब चीज उग जाती है, आप शाकाहारी भी रह सकते हैं। जैसे तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे मछली ही मिलती है और चावल ही पैदा होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो खान पान जो है और कपड़े भी उसी हिसाब से पहने जाते हैं। मान लिया आप राजस्थान की भयंकर गर्मी में वहां कश्मीर का पश्मीना शॉल पहन के घूमने लगो तो वाट लग जाएगी भाई साहब। और आप मान लिया क्या हो रहा है, पहाड़ों में जा रहे हो, उत्तराखंड में रह रहे हो और वहां पे आपने क्या बांध रखी है, लुंगी बांध रखी है साउथ इंडिया की, तो वो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर देगी। तो भौगोलिक कारक जो होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन के इस चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य या सामाजिक संस्था? तो आपको याद रखना है व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? ये मतलब ये किसने कहा है, जो इन्वर्टेड कोमास में है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो निम्न जातियां मानी जाती हैं समाज के अनुरूप, उनकी संख्या अधिक है, वो प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। ये जो शब्द है, ये जो कथन है, ये श्रीनिवास के हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण, आपने ये पढ़ रखा होगा महाजनी प्रथा क्या चीज है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण विकास की किस दिशा में सामाजिक जीवन में आपका क्या परिवर्तन हुआ है? जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर होना, संयुक्त परिवार का विघटन होना और उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा ग्रामीण विकास में सामाजिक जीवन में जो मेजर परिवर्तन हुआ है वो है आपका जजमानी प्रथा का नाश होना या उसका समाप्त हो जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में
प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। समाजशास्त्रीय महत्व है जो प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन के प्रारंभिक रूप में, प्रजातंत्र के आदर्श रूप में और उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी रूपों में ये चीज दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? जो अभी हाल फिलहाल में ग्रामीण समुदाय है, तो किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन के वही कैसा है, किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो धन के आधार से तो होता ही है, पद के आधार पर ही होता है, शिक्षा के आधार पर ही होता है, जाति के आधार पर नहीं होता है किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन कि वो कैसा है। जरूर थोड़ी है कि आप जिसको ऊपर की नीचे की जाति का कह रहे हो तो वो बहुत समृद्धि होगा या बहुत गरीबी होगा। तो उसके पास पैसा कितना है, वो किस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, वो किस टाइप की एजुकेशन ले रहा है, कितनी हायर एजुकेशन ले रहा है, कितनी लोअर एजुकेशन ले रहा है, इस चीज पे ज्यादा डिपेंड करती हैं चीजें। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है ना? कौन सा कथन इसमें असंगत है? वो ये है, पहला है ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार से होता है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व कम होता है, बिल्कुल सही है, गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है। विनिर्माण कार्य जो मतलब घरों के और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क होते हैं, जो आपके मूलभूत संरचना है, अवसंरचनात्मक कार्य हैं, वो विकसित अवस्था में होते हैं, तो ये गलत है। गांव में सड़कें और जो आपके चिकित्सालय, सीएचसी वगैरह होते हैं, वो सब है, वो खस्ता हालत में मिलते हैं, विकसित अवस्था में नहीं मिलते हैं। तो ये उसका कथन असंगत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? ठीक है, ग्रामीण परिवेश की जो खास बात है इनमें से कौन सी नहीं है? सरल एवं सामान्य जीवन, बिल्कुल सही है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, हाँ, उतना मतलब तेज गति से चीजें नहीं होती हैं, बहुत धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। एकल परिवार की परंपरा, नहीं साहब, गांव में क्या होता है, संयुक्त परिवार की परंपरा होते हैं, ये गलत है और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और श्रम के विशेषीकरण का महत्व, यानी कि मेहनत करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? मतलब लोग गांव में काम धंधे के रूप में किस चीज को ज्यादा करते हैं? तो क्या करते हैं? कृषि को करते हैं, विनिर्माण को करते हैं, सेवा या मत्स्य, मछली पालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं है। सेवा, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, और विनिर्माण के क्षेत्र में नहीं है। किस क्षेत्र में होते हैं? कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं गाँव में। अगला है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? आपके वैदिक साहित्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? मतलब गांव में लोग कितने रह रहे हैं? तो लगभग 68.8% जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। मतलब अगर 100 लोग भारत में रह रहे हैं तो 68.8% लोग, है ना, 68 से 69 लोग गांव में रह रहे हैं। और अगर इनको आप टोटल संख्या में देखेंगे तो 83.8 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। अगला है, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है, उपनगरीय मतलब कि उपनगरीय क्या होता है? ये जो नगर के समीप होते हैं, नगर के जो आपकी सिटी है उसके आसपास लगते हुए होते हैं, 2-4-5 किलोमीटर के उसमें क्षेत्र में होते हैं, उनको उपनगरीय ग्राम कहते हैं। तो क्या होता है, ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति दोनों मिलती है, गांव का भी टच मिलता है, शहर का भी टच मिलता है। बड़े उद्योग स्थापित होते हैं? नहीं। कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है? ऐसा भी नहीं है। केवल शिल्पकार रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति दोनों मिलती है, ये चीज है। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां पर समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, फॉर्मेलिटी नहीं मिलती है ग्रामीण समुदाय में, लोग दिल से जुड़े होते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय रहता है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता रहती है, बिल्कुल सही है, यानी कि सभी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट रेडफील्ड, ये आपको याद रखना है। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 भारत में गांवों की जो संख्या है वो है 6,40,930। और आपको मैं एक बात ये बताता हूं, इन 6,40,930 गांवों में 3,38,000 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 1,000 से भी कम है। ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कल सुबह इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा
और कोशिश करूँगा इसको सारे को हम लोग खत्म कर लें और फिर इसी तरह से आपके लिए मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता रहूँगा। पढ़ते रहो, सब्सक्राइब मारो दबा के और भी कोई चीज़ें हैं आपकी, अभी लगभग 10 हफ्ते भर की व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद और भी सब चीज़ें आप लोगों के लिए चालू हो जाएँगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।